हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम न्यूज़ पर। हुक्मरान इत्तेहाद अपनी चाल चलने में कामयाब रहे। पार्लियामेंट की बालादस्ती के दावेदार जीत गए। जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस मुकर्रर हैं और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर सदर जरदारी ने भी अब मंजूरी दे दी है। 26 अक्टूबर हल्फ बर्दारी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब सीनियर होने के बावजूद आला अदलिया की सरबराही हासिल ना कर पाए। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का मंजरनामा आखिर क्या होगा, इस पे हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे क्लासरा साहब से। दूसरी तरफ तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। वकला मचल के जमा कराने के लिए अदालतों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद रिहा कराने में नाकाम रहे। अहम वक्त में बुशरा बीबी की जमानत मंजूरी, आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? अफवाहें फैलाकर दूसरी तरफ मुल्की निज़ाम ख़राब करने वालों का शिकंजा कस दिया गया। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पर अब अफवाहें फैलाकर अफरा तफरी पैदा करने वाले अनासिर पर आनी हाथ डालने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और इसकी जद में कौन कौन आएगा। जबकि इसके अलावा दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बरतानिया में मुश्किल दौर के साथियों को भुला दिया। नून लीग बरतानिया चैप्टर सरमायादारों के हवाले है। अब अहम साथी कैसे और क्यों साइडलाइन कर दिए गए। अस्सलाम वालेकुम क्लासर साहब। जी क्लासर साहब, सबसे पहले तो जो अहम न्यूज़ है उसी पे बात करेंगे। अब जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए हैं। पूरा एक प्रोसेस चला। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इसके लिए मंजूर की गई, फिर कमेटी बैठी। ये बताएगा आखिर में वो भी एक क्रेडिबल जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह भी एक क्रेडिबल अपराइट जज समझे जाते हैं। आखिर में क्या वजह बनी कि जस्टिस मंसूर अली शाह द सीनियर मोस्ट जज उनको नहीं चूज़ किया गया और जस्टिस याह्या अफरीदी पर इत्तेफाक हुआ? ये बड़ा अहम सवाल है और मेरा ख्याल इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इसी सवाल को डिबेट कर रहा है। अब इसमें 2-3 चीज़ें ये बड़ी अहम हैं। मैं लोगों को बहुत सारा ये ऑब्वियस होगा, उनको रीज़न का पता होगा। पाकिस्तानी लोग जो हैं बाशऊर हैं, हम एंकर से या हम जर्नलिस्ट हैं, इवन वो बेहतर चीज़ें समझते भी, एनालाइज भी करते हैं। लिहाजा इसमें जाए बगैर के क्या हुआ कैसे हुआ लोगों को पता होगा। 2-4 और चीज़ें हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। एक तो अब ये देखें कि 12 जुलाई से पहले वो कहते हैं ना कि कैसे यहाँ पे ट्विस्ट ऑफ फेट आते हैं। मैं थोड़ा उस पर बात करना चाह रहा हूँ। 12 जुलाई से पहले कुछ सोच नहीं सकता था कि इस मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। विद इन 2 मंथ्स आप देख लें, हम इसमें अक्टूबर में हैं, उसकी अब जुलाई अगस्त सितंबर दरमियान में 2 महीने गुजरे हैं कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी चेंजेस आ गई हैं। उस वक्त अगेन ये कहा जा रहा था कि ये जो चीफ जस्टिस होंगे वो आपके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, सीनियर होंगे, और ये उससे 90s के मिड 90 से ये चीज़ वो चल रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत में जो फैसला आया था चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने किया था अल जिहाज ट्रस्ट केस में कि सीनियर जज जो होगा वो ही बनेगा चीफ जस्टिस, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई थी। जो पावर्स थी ले ली गई थी उनसे पार्लियामेंट से, या कि पार्लियामेंट तो थी नहीं, वज़ीर आज़म वगैरह या उसके सदर की जो भी थी लॉ मिनिस्ट्री की। ये पहली दफ़ा हुआ कि इतने बड़े उसके अरसे के बाद कि आपने उसको पूरे स्ट्रक्चर को चेंज किया। अब उसके ये चेंज के पीछे क्या वजूहत थी हुकूमत के जहन में, ये अचानक ये क्या चीज़ है? मतलब सम टाइम वो कहते हैं ना कि अब याह्या अफरीदी साहब का कहीं दूर दूर तक नाम ही नहीं था। ये जुलाई तक कोई सोच भी नहीं सकता। जुलाई को छोड़ें, अभी मेरे लगा 2-3 हफ्ते पहले तक कोई नहीं सोच सकता था। इवन 1 हफ्ता पहले भी कोई नहीं सोच सकता था कि जनाब के याह्या अफरीदी साहब आएंगे। अब इसमें फेट एंड चांस की ज़रा देखें ना, सम टाइम किस्मत जो है मतलब क्या अपने रोल प्ले कर रही होती है कि जो लोग मोस्ट सीनियर थे, अब इसमें इजाजुल हसन साहब थे, वो इस्तीफा दे गए थे, अगर आपको याद, उनको होना चाहिए था, सीनियर वो थे। फिर मंसूर अली शाह साहब, फिर मुनीब साहब, फिर चौथी जगह पे आपके जस्टिस याह्या अफरीदी साहब। जरा आप फेट एंड चांस देखें ना कि चीज़ें कैसे आपकी किस्मत में अगर लिखी हुई होती हैं तो वो कैसे आपको मिलती हैं। वो कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा कि आप अपने पास बैठे, अगर जो चीज़ आपकी किस्मत में होनी है ना वो आपको मिलनी है। मतलब बाज़ लोग उस पर रैशनल बुनियादों पे इस पर नहीं यकीन करते, वो फेट एंड चांस पे नहीं जाते, वो एफर्ट्स पे उन पे बिलीव रखते हैं या क्वालिफिकेशन पे, काबिलियत पे। लेकिन ये जस्टिस अफरीदी साहब वाला जो केस है ये एक क्लासिक केस है फेट एंड चांस का, कि इनसे ऊपर 3 नहीं 4 जजेस थे। इजाजुल हसन साहब इस्तीफा देकर गए, फिर जैसे आपने मंसूर साहब का कहा, फिर उसके बाद ये मुनीब साहब चौथी जगह से उठ के उनको चीफ जस्टिस बन गए हैं। सो एक चीज़ तो ये है कि जो हम यहाँ पे कहते हैं सम टाइम जो आपको मिलनी है चीज़ वो आपको मिलनी है। आपको उसके लिए साजिशें करने की, लॉबिंग करने की, मीटिंग्स करने की, किसी से खुफिया तौर पर जाके बुरके मतलब पर्दे पहन के लोग करते हैं अमूमन तौर पर, मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। याह्या अफरीदी साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया, ना वो किसी लॉबी का हिस्सा बने,
ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया, ना कुछ सोशल मीडिया में वो डिस्कशन हो रही थी, ना यूट्यूबर जो है उनको चढ़ा बढ़ा के आराम से वो घुड़सवारी कर रहे थे। वो सुना उनकी हॉबी है घुड़सवारी करना, वो 3 दिन वो करते हैं आराम से, और ना वो टीवी देखते हैं ना हमारे चैनल। ये तो सबसे बड़ी ब्लेस्ड चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं उनको नुसरत जवेद साहब कह रहे थे कि शायद वो अखबार वगैरह इंग्लिश का कोई पढ़ते। सो ही इज़ अ वेरी क्लासिक इंग्लिश स्टाइल जज, जो हम सुनते थे फिल्मों में देखते थे, इंग्लिश स्टाइल जज है वो। उनका लगता भी है और उनका ये ब्राटअप भी है, उनकी ग्रूमिंग भी ऐसी है जस्टिस साहब की। सो एक तो चीज़ ये है। दूसरी ये है कि जिन लोगों ने ये मतलब लॉबिंग की और हुई है, मतलब है उसमें दोनों साइड से हम कह सकते हैं, तो उनको तो हाथ में कोई चीज़ें नहीं है। ये सच प्रॉब्लम कहाँ से इनमें जो मेरा ख्याल अराइज हुआ है, वो हुआ सारा 12 जुलाई की जो आपकी जजमेंट थी। अभी मैं इसमें 12 जुलाई पे आता हूँ। हमारे दोस्त हैं मेजर आमिर साहब, बड़े मशहूर ज़माना वो रहे हैं सिपाही, मतलब मास्टर तो मैं नहीं कहूँगा, बट उनके बहुत सारे उनके क्रेडिट पे कारनामे हैं उन मेजर आमिर साहब के। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने एक वाक़या सुना है जो इस सूरत हाल पे पूरा उतरता है। उन्होंने कहा जनाब कि नवाब काला बाग ने इनके बारे में कहा था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के बारे में, कि जिस सियासतदान से ये हाथ मिला लेते हैं ना, उसके बाद इक़्तिदार उनसे मीलों दूर हो जाता है। आजकल उन्होंने कहा ये पीटीआई का असर हुआ है कि पीटीआई भी जिस जर्नल और जज के पीछे खड़ी हो जाए, वो बेचारा भी अपने ओहदे पे नहीं रहता। ही वाज रिफरिंग टू जनरल फैज। और बाकी अभी ये मौजूदा हम सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं। सो कुछ जरा पीटीआई को भी देखना चाहिए कि जिन लोगों के जिनके ये खिलाफ थे वो सारे के सारे ओहदों पे पहुंचे हैं। मतलब ये उनके जनाब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ थे, वो आर्मी चीफ लग गए। ये जनाब फैज ईसा साहब के खिलाफ थे, वो जनाब आपके चीफ जज लग गए। सो इनको थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी बदलनी चाहिए थी कि भाई साहब हमें थोड़ा सा इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। कौन जर्नल लग रहा है, कौन जज लग रहा है, हमें साइड्स नहीं लेनी चाहिए। लेट द वो कहते हैं ना एक लॉ टेक इट्स ओन वो जो कोर्स होता है। लेकिन वो हर जगह पे ये पार्टी बने हैं, ये पार्टी टू द प्रोसीडिंग बनी है पीटीआई, वो जर्नल्स के वक्त हूँ या आपके जजेस के वक्त। और दोनों दफ़ा इन्होंने बैठ के ऐसे लोगों को अपना मुखालिफ बना लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी मतलब है। अब अगर आप इस तरीके से देखें, इमरान खान साहब का मसला किससे था, थोड़ा सा इसके अगर बैकग्राउंड में जाए। इमरान खान साहब का प्रॉब्लम था जनरल बाजवा साहब से कि उन्होंने आपको रजीम चेंज किया। उस वक्त जनरल आसिम साहब दूर तक नहीं थे, ना वो DGISI थे, ना DGMI थे, ना DG ऑपरेशन थे, ना वो GHQ में पोजीशन कोई उनकी होते ना इंपॉर्टेंट, वो होल्ड करके बैठे थे। भाई वो बन रहे हैं, नहीं बने, आपका प्रॉब्लम उनके साथ है। नया आर्मी चीफ बनने वाले आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया फॉर द सेक ऑफ जनरल फैज, कि जनरल फैज को बनाएंगे। उसका नतीजा ये निकला कि आपने जो फ्यूचर का आर्मी चीफ था उसको अपने खिलाफ कर लिया। वो भी इंसान, हमें गोश्त पोस्ट के इंसान है ना। हम ये तवक्को रखें इनसे, ये जनरल आसिम मुनीर साहब से या ये चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से, कि इनको रैशनल रहना चाहिए, इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, इनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इनको यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो गाली गलोच हो रही है, जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो आपके बारे में कहा है, आपने इससे अफेक्ट नहीं होना। ये पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि रोज किसी को 24 घंटे अगर आप उसके बारे में कुछ तबरा पढ़ेंगे वो अफेक्ट होगा। वो कहते हैं अगर कि मैं अफेक्ट नहीं हो रहा था तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल है वो सच बोल रहे हैं। हम इंसान होते हैं। तो आपने वो कार्रवाई की, फिर उस वक्त काजी साहब लगने लगे, उस वक्त प्रॉब्लम हुए, उनको भी अपना मुखालिफ कर लिया। आज मैंने जो अच्छी चीज़ सुनी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो मैंने 2 चीज़ें सुनी हैं और मुझे नहीं पता कि वो अब कितने दिन तक पीटीआई वाले जो हैं उसको बर्दाश्त करेंगे। एक सलमान अकरम राजा साहब का मैंने क्लिप सुना है, एक उमर अयूब साहब का, बड़ी उन्होंने सेन और अच्छी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा, उमर अयूब साहब से पूछा गया जब नए चीफ जस्टिस साहब के हवाले, उन्होंने ना वो जज साहब हैं मुकर्रर हो गए, हम उनके सामने जाएंगे, अपने केस पेश करेंगे। मींस इट वाज अ वेरी सेन एंड वेरी वाइज अप्रोच भाई उमर अयूब खान साहब, कि हम आते ही सींगों पे नहीं उठाना जैसे आदत है पीटीआई का। जो बंदा नया आया है अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हमारा मुखालिफ है। वही वाली बात जो जॉर्ज बुश ने की थी 9/11 के बाद, उन्होंने कहा था इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। वही पॉलिसी पीटीआई ने यहाँ रखी हुई, मीडिया में भी रखी हुई है, उन्होंने सोशल सर्कल में भी रखी हुई है, उन्होंने यहाँ जुडिशरी में भी रखी हुई है, आर्मी में भी रखी हुई है, कि कोई सहाफ़ी है, कालम निगार है, एंकर है, यूट्यूबर है, सोशल इन्फ्लुएंसर है, या जज है, या जर्नल है, या तो हमारे साथ है हमारा दुश्मन है। दरमियानी रास्ता उन्होंने किसी के लिए नहीं छोड़ा। सो आज एक उन्होंने अच्छा बयान दिया। दूसरा सलमान अकरम राजा साहब ने अच्छी बात की, उनसे किसी ने सवाल पूछा, वो जी धरना, क्योंकि वो धरना और प्रोटेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा भाई साहब बस कर दें, रोजाना की बुनियादों पे आप ये जी के मतलब गैरत और आपने मतलब अपने बना लें गैरत बगैर। उन्होंने कहा नौजवानों को निकालते हैं, वो फिर बेचारे अंदर चले जाते हैं उनको, और अभी तक तो वो पिछले प्रोटेस्ट वाले भी जो हैं वो रिहा नहीं हो पाए, वो भी अभी बात की। उन्होंने कहा जो लोग ये धरने करवा रहे हैं ना,
वो बेसिकली हर दफ़ा आते हैं और 1500-2000 बंदा गिरफ्तार करके चले जाते हैं। सो हमारा वर्कर बेचारा गरीब है, कोई मजदूरी वाला है, कोई दिहाड़ीदार है, उसकी फैमिलीज है, आप इसी काम पे लगे होंगे। हर 15 दिन बाद धरना देना है, डी चौक आना है, बेचारों ने मारकुट खानी है, गिरफ्तारियां देनी है, फिर उनके घर वाले जलील होंगे, आप नए 1500 और पकड़ ले आते हैं, कहें जी चलें। सो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत के रिप्रेशन है, स्टेट हमारे साथ ज्यादती कर रहे तो हमें किसी स्ट्रेटजी के साथ, किसी पॉलिसी के साथ ये चलना चाहिए। बहरहाल आज का लतीफ़ा तो वही है जो मेजर आमिर साहब ने कहा है कि जिसके साथ उन्होंने कहा नवाब ज़्यादा हाथ मिला ले वो पावर में नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा पीटीआई का भी वही साहब है, जिसके साथ ये खड़ी हो जाए ना, वो बेचारा वो तो अच्छा खासा जा भी रहा होता है ना, तो उसको रिवर्स लग जाता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अदलिया में एक अरसे से हम देख रहे हैं कि एक डिवाइड की बात हो रही थी, होती है और एक डिवाइड नज़र आता है। जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अपॉइंटमेंट होने वाली थी, तब ये अज्यूम किया जा रहा था, ये उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि शायद ये डिवाइड वो ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन हमने तो देखा कि उसके बाद डिवाइड जो है वो मज़ीद गहरा ही हो गया। क्या जस्टिस याया आफरीदी ये कर पाएंगे? इज ही द बेस्ट चॉइस कि वो ये डिवाइड, ये तकसीम जो है वो ख़त्म कर सकें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा ख्याल इस वक्त इस पर सबको सोचना चाहिए। दो चीज़ें हैं, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के जहन में था कि ये काजी फैज ईसा साहब बन रहे हैं चीफ जस्टिस और ये डिवाइड खत्म करेंगे, एटलीस्ट नॉट इन माई माइंड। और मेरा ख्याल बहुत सारे लोग मेरे इस बात के साथ वो करेंगे, क्योंकि काजी साहब का जो भी था, काजी साहब की भी किसी के साथ नहीं बन सकी बेंच में, फॉर वट एवर रीजन, काजी साहब ठीक थे या वो गलत थे, इसको छोड़ देते हैं। हर चीफ जस्टिस के साथ काजी फैज ईसा साहब का भी प्रॉब्लम रहा है। उनका आसिफ सईद खोसा साहब के साथ मसला रहा, उनका जनाब इससे पहले हमने देखा गुलजार साहब के उसमें प्रॉब्लम रहा जब वो चीफ जस्टिस थे, लेकिन ज़्यादा यहाँ से शुरू आसिफ सईद खोसा साहब से, फिर हमने देखा साकिब निसार साहब के साथ रहा, उमर अता बंदियाल साहब के साथ रहा, यहाँ तक रहा इवन इनकी लेटरबाजी चल रही, यहाँ तक रहा कि इनके फेलो जजेस ने, चीफ जस्टिस ने इनके खिलाफ एक बेंच बना के फैसला दे दिया कि आप इमरान खान साहब का केस नहीं सुन सकते, जो कि बड़ी ज्यादती थी। अगर वो नहीं है, ही इज नॉट फिट टू बी अ जज कि वो किसी का केस सुने, तो फिर उनके खिलाफ जुडिशल वो बुलाएं, कोई रेफरेंस आया था आपके खिलाफ, फिर उनको फारिग कर देते, फिर उनको बिठाया हुआ क्यों तनख्वाह ले रहे हैं, आपने उनको बिठा दिया। जो मेरा ख्याल है ये गलत उनकी चीज़ थी कि ये जज साहब जो हैं ये इमरान खान साहब के केस नहीं सुन सकते। करने वाले कौन थे? उमर अता बंदियाल साहब हैं, साकिब साहब हैं, फलां फेलो जजेस ने फैसला दे दिया। दैट वाज वेरी यूनिक इन जुडिशल हिस्ट्री। सो वो एक दरार मौजूद थी। सो ये कहना कि उनकी मतलब उन्होंने आके इस ब्रिज को ख़त्म करना तो नहीं हो सकता, लेकिन जो अच्छी चीज़ें की हैं ये काजी फैज ईसा साहब ने, हालांकि मैं उनका बड़ा बाज़ मामला क्रिटिकल भी रहा हूँ, ये पहली दफ़ा हुआ है जो पहले वाले जजेस थे वो फुल कोर्ट से डरते थे। आफ्टर वेरी का जानबूझ के लॉन्ग टाइम कोई चीफ जस्टिस आया जो फुल बेंच से नहीं डरा। दो चार चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं। एक, उन्होंने आते ही ये फुल कोर्ट बनाना शुरू कर दिया कि सारे जजेस की राय आना चाहिए। उमर अता बंदियाल साहब ने कभी जुर्रत नहीं की, कई दफ़ा कहा गया। साकिब निसार साहब डरते थे और जजेस डरते थे, 3 का बेंच बना दिया, खुद बैठ गए, 2 उन्होंने अपने हम ख्याल बैठा दिए, और फिर उसके बाद जो भी चांद मारी है शुरू हो जाओ। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 5 के बेंचेस बनाए, इन्होंने मतलब उसको 13 बनाए, 15, 16, 17 इन्होंने फुल कोर्ट के इन्होंने लिए। अब 13 वाला फैसला जो जुलाई वाला आया है, 12 वाला वुमेन सीट वाला, जिस पे सारा मसला शुरू हुआ है और जिस पे मेरा ख्याल है बहुत सारे उन पे वो आ रहे थे जस्टिस मंसूर साहब पे के अपनी उस क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने चीज़ें की हैं। उमर अता बंदियाल ने ये पंजाब के केस में की थी, जब 20 उन्होंने MPs को रोक दिया था कि वोट नहीं डाल सकता। अब ये वो चीज़ें थी जो आप कहते हैं हमने ज़मीर के मुताबिक किया, लेकिन अब क्या करें, आपका ज़मीर अपना है, मेरा अपना है, जो लोग हमें सुन रहे हैं अपने, फिर तो 25 करोड़ लोगों का ज़मीर को कैसे आप उनको इकट्ठा करेंगे? सो लॉ कानून के तहत जाना। सो उन्होंने उमर अता बंदियाल साहब ने यह बुनियाद रखी, पंजाब में उन्होंने कहा जनाब कि 20 लोग वोट नहीं डाल सकते, जो कि कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो सेम इन्होंने यहाँ पे इस तरह का फैसला दिया, ये जो आया वुमेन वाला, जो उसकी आपने कल वो देखा होगा, उन्होंने डिसेंडिंग नोट दिया है, उन्होंने बड़ा पोस्टमार्टम किया है ये जस्टिस काजी साहब ने। वेरी मतलब इट्स ए ह्यूज चार्जशीट। ये चार्जशीट अगर मादरत के साथ मैं बड़े डर के कह रहा हूँ, दुनिया के और किसी महज़ब मुल्क में आती तो ये इस पे बहुत सारे मतलब मैं क्या कहूँ साइन, इस पे बड़े क्वेश्चन उठ जाते कि आपने कैसी जजमेंट लिखी है कि आपका चीफ जस्टिस आपके बारे में ये कह रहा है कि ये जजमेंट जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं, काजी फैज ईसा साहब ने कल लिखा है कि जो आपने फैसला किया है ये वाला, ये 12 जुलाई वाला, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और उसकी रीजनिंग दी है उन्होंने कहा कि आधे जज कराची बैठे हैं, आधे आपके इस्लामाबाद बैठे, आपने कहा हमने बैठ के एक चेंबर में हेयरिंग कर लिया। आपने कब हेयरिंग की है, कैसे की है, मेरी अप्रूवल के बगैर आपने फैसला लोड कर दिया। आपने उन पार्टीज को नहीं बुलाया, इलेक्शन कमीशन को नहीं बनाया, बाकी हुकूमत को नहीं बुलाया, उनको हेयर नहीं किया। जो 10C आर्टिकल है आपके आइन का, एक फेयर ट्रायल का,
आपने मौका नहीं दिया और आपने फैसले लिख दिया, 2 दफ़ा आपने वो मतलब वजाहतें दे दी हैं, कैसे? सो इट वाज इंडाइटमेंट जो उन्होंने की है, काजी फैज़ ईसा साहब ने लिखी है, वो बड़ी खौफनाक एक इंडाइटमेंट इन जजेस के खिलाफ करके गए। सो काजी साहब ने जो लाइव वो शुरू की थी, हाँ, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। मैं ज़ाती तौर पर फिर कहूँ, उस वक्त मुझे याद है जब ये काम शुरू हो रहा था ना लाइव का, एक मैंने बात की, मैं काजी साहब ये ना करें, मैं इसके खिलाफ था, मैं भी उसकी मैं दोबारा बता देता हूँ, लोगों को भूल गया होगा। मैंने कहा कैमरा जो है ना ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, इस कैमरे ने लोगों को बनाया भी है और लोगों को बिगाड़ा भी है, मेक और ब्रेक भी किया है। रीज़न कि जब यहाँ नई नई चीज़ें आई ना पहले, अच्छा लोगों के लिए एंटरटेनमेंट थी, जब 2002 में मतलब टीवी चैनल्स है, लोगों को लगा, उन्होंने सियासतदान देखे, एंकर देखे, सहाफ़ी देखे, इट वॉज ए न्यू फन। पहले एक टीवी होता था, ऐसा ऐसा हम एंकर एक्सपोज हुए, लोगों ने हमें देखा, वो मतलब इज्जत करते थे, सोचा, फिर उन्हें पता लगा यार ये तो बहुत बड़े कोई और लेवल के लोग हैं यार, हमने रिस्पेक्ट लूज की बिकॉज ऑफ कैमरा। फिर सियासतदानों ने लूज की, जो लड़ना शुरू किया, मार कुटाई, पानी फेंक रहे हैं, चमाटे मार रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ, वो लूज की। सो उसके बाद ग्रेजुअली पार्लियामेंट ने लूज की, जब पार्लियामेंट से लाइव कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों ने कहा यार हम तो इनको बड़ा मजे समझते थे यार, ये तो हमसे क्या गुजरे, गालियां दे रहे हैं, लड़ाई चढ़ाई। मैंने कहा था फॉर गॉड से ये जुडिशरी के साथ होगा, आप कैमरा लगा रहे हैं, जो थोड़ा सा रहे साहब भरम है ना, ये खत्म हो जाएगा आपका, ये मत करें। वही कुछ हुआ, वो अच्छा स्टेप था। लेकिन वो जब लोगों ने देखा कि यार के उन्होंने कमेंट सुने, चीजें सुनी, अब मैं मजीद कुछ नहीं कह सकता। सो वो जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट था, था, ग्रेंजर था, अ बिट फेयर था ये कोर्ट का, वो खत्म हुआ है। लोग एजुकेट हुए होंगे। सो मुझे नहीं पता याह्या अफरीदी साहब जो क्लासिक इंग्लिश जज हैं वो इसको अलाउ करते हैं या बंद करते हैं। अच्छा, अगर आई डोंट नो कि वो इसको इस पे क्या करते हैं। लेकिन मकसद तो यही था, ट्रांसपेरेंसी और दिखाना और एक ओपन जो है वो ट्रायल करना जो है वो मकसद था। उसका नतीजा मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या चीजें निकली। अच्छा, तो आप ये तो बताएं ना कि याह्या अफरीदी को आप समझते हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी के वो जो वकला जजेस में जो डिवाइड है उसको खत्म कर पाएंगे? मेरा ख्याल है ही इज द बेस्ट ये सूटेड जज। यस, मैं उनकी काजी फैज़ ईसा साहब नहीं कर सकते। काजी साहब की एक अपना एक राय है, फिक्स्ड माइंड है उनका, जो मुझे लगता है, बट ही इज अ काबिल जज, इसमें कोई शक नहीं। अगरचे मैंने फिर कहूँगा 2-3 मतलब उनकी मुझे जजमेंट्स पे एतराज़ात हैं जो अल हुदैबिया केस में दी थी, जिससे नवाज शरीफ फैमिली को बड़ा फायदा हुआ था। उन्होंने जिस तरीके से उसको क्लोज किया था टेक्निकल ग्राउंड, और साथ में उन्होंने ये भी ऑर्डर किए थे मीडिया को, मुझे आज तक नहीं भूली वो उनकी बात। वहाँ से मुझे उनका आज भी मुझे फील होता है कि वो उनकी फेयर उनकी नहीं थी। उन्होंने कहा था, जनाब पैमरा को बुलाया काजी साहब ने कि जनाब कि अब जाएँ, और जब तक केस मैं सुन रहा हूँ अल हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये बड़ा एक कहते हैं ना क्लोज एंड शट केस था। उसमें इसाक डार साहब का वो था इतराफ़ी, उनका 40 पेजेस का वो था, एक एफिडेविट था। उन्होंने डिटेल से बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की गई थी, काजी फैमिली लंदन की, डॉलर, बैंक ऑफ अमेरिका, बला बला चीज़ें थी। वो सबसे ज़्यादा खौफनाक केस था इनका, पूरी शरीफ फैमिली के लोगों के नाम थे, सब कुछ सबूत भी थे। वो केस क्लोज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ वन थिंग कि टेक्निकल के टाइम बार हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, और भी जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे वहाँ से अपने जिला वतनी से 2007 में आए थे, उससे जनाब मुशर्रफ के साथ मुआहदे के बाद, तो वही इफ्तिखार चौधरी साहब ने टाइम बार ये फैसला उठा के उन्होंने सारी उनकी सजाएं भी माफ़ की थी, और 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ साहब ने जो उनको नैब को दिया था 40 करोड़ रुपया, वो भी वापस करवाया था, वो भी टाइम बार थे। सो सुप्रीम कोर्ट चाहती तो टाइम बार फैसले भी करती है जहाँ पे सूट करता है। इनकी वो चलो टाइम बार आपने कर दिया, मान लिया, जो मुझे काजी साहब पे है, मतलब उनके बहुत सारे अच्छे फैसले भी किए पिछले दिनों में उन्होंने। लेकिन उन्होंने उस वक्त एक ऑर्डर किया था जिसको गैगिंग ऑर्डर कहते हैं मीडिया के लिए। उन्होंने कहा जब तक ये केसेस मैं सुन रहा हूँ, ये केस चल रहा है, उन्होंने पैमरा को बुलाया, अगर कोई यहाँ पे चैनल, कोई एंकर इसको डिस्कस करे तो आपने उसको बंद कर देना है और उनको जुर्माने करने हैं। सो मतलब मीडिया को मुंह बंद करवाने के बाद उन्होंने फैसला किया और फिर वो केस क्लोज कर दिया गया। अच्छा, एक चीज मेरे आज तक मुझे खटकती है कि उससे मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पीटीआई की अब क्या लाए अमल होगा। हमने अभी डिस्कस किया, सलमान अकरम राजा साहब ने काफी सेन स्टेटमेंट दी, उमर अयूब साहब ने जो है वो एक सेन बात की, समझदारी वाली बात की। लेकिन थोड़े टाइम पहले बैरिस्टर गौहर साहब भी ये बात कर चुके हैं, अली अमीन गड्ढापुर भी ये बात कर चुके हैं प्रोटेस्ट की। आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी प्रोटेस्ट वाली सूट करेगी? बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम वो क्यों चाहेंगे कि वो जस्टिस याह्या अफरीदी के रॉन्ग साइड पर खड़े हों इस किस्म का प्रोटेस्ट करके या इस किस्म की कोई तहरीक चलाकर, क्योंकि 3 साल तो उन्होंने ही चीफ जस्टिस रहना है। एक तो बैगेज नहीं है उनका जस्टिस अफरीदी साहब को, जैसे मैंने कहा क्लासिक एक इंग्लिश जज है, उनके बारे में जो राय सब लोग ये कह रहे हैं, कोई उन्होंने ऐसी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, उन्होंने बिल्कुल मेरिट पे और बड़े इंसाफ पे उन्होंने राय दी, जहां भी राय दी बड़ी सटल राय दी, कहीं से उन पे ना स्टैंप नहीं हो सकता ये किस साइड पे। ये उनकी ब्यूटी है, ये उनकी पावर है, ये उनकी क्वालिटी। आई होप ही अगेन कंटिन्यूज। हुकूमत भी नहीं कह सकती कि ही इज आवर बॉय, इमरान खान अपोजिशन भी नहीं कह सकती ही इज आवर बॉय। अगर वो इन यूट्यूबर से
इन सोशल मीडिया से इनसे दूर रहे, वाह वाह भले भले के चक्कर में ना पड़े, चुक दो फट्टे वाला काम ना हुआ, इनसे बच गए तो यस इनसे, क्योंकि अक्सर जजेस जो है मादरत के साथ उन्होंने अपने ही यूट्यूबर्स भी बना लिए हैं, अपने इन्फ्लुएंसर भी बुला लिए हैं, उनको चैम्बर में मुलाकातें भी होती हैं, फीड भी किया जाए, माजी में चीजें होती रही हैं ऑन रिकॉर्ड। ये लेकिन लगता है कि पहली दफा एक थोड़ा सा जज डिफरेंट आ रहे हैं, सो ही हैज, इनको एज है इन पे दूसरे जजेस की निस्बत के, इस ये जुडिशरी जितनी पोलिटिसाइज हो चुकी है, जितनी डिवाइड हो चुकी है, जितनी यहाँ पे आके हमलावर हो चुके हैं, इन्होंने जो इनकी बिग टास्क है, इन्होंने अपनी इसको सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकल फोर्सेस से बचाना है। ये जो सारे के सारे जाते हैं और पूरी सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर होते हैं और कुछ जजेस साथ मिल गए, कुछ ना मिले, इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्होंने अदालत को इस पॉलिटिकल, इस क्लाउड से, इम्पैक्ट से और प्रेशर जो है पीटीआई डालती है, इधर से हुकूमत डालती है, इससे इन्होंने अपने आप को बचाना है। ये बचा गए तो मेरा ख्याल दैट वुड बी एक ह्यूज एक इनके, मुझे लगता है कि वो इस तरह की कुछ चीज़ कर सकेंगे, क्योंकि वही ना बल्डा नहीं है, बैगेज नहीं है उनका बाकी उनके जजेस की तरह, और फिर उनको घर बैठे बैठे मिल गया सर, कोई लॉबिंग नहीं है, किसी का एहसान नहीं है, मेरिट पे हुए हैं और पार्लियामेंट ने किया है, सो किसी का अब्लाइज भी नहीं है, किसी भी उनके साथ है, फेट भी उनके साथ है। लक वाली बात है, मतलब मैं तो ऑलरेडी भी लक पे बिलीव करता हूं, अब तो मजीद मुझे यकीन आ गया कि चौथी जगह से बंदा यार आपके सामने से 3 रास्ते हटाए गए हैं, किसी को रिटायर किया गया है और अगर किसी ने इस्तीफा दे दिया है, किसी ने कोई ऐसे फैसले दे दिए वो कंट्रोवर्शियल हो गया, आपकी जगह बन गए, सो ही इज लकी बॉय। ठीक है क्लासा साहब, मजीद स्टोरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी साहब, और इनसे हम बात करेंगे कि वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है। भट्टी साहब ज़रा बताइएगा, ये रूल्स की मंजूरी दे दी है वफाकी काबीना ने, इससे पहले ये FIA के साइबर विंग का हिस्सा था, उनके अंडर आता था, और अब जो है ये इन रूल्स की मंजूरी दे दी है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा, प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, इस वक्त साइबर क्राइम के नतीजे में जो पाकिस्तान में दुनिया के हर मुल्क को संगीन मसाइल का सामना है, लेकिन हमारे यहाँ दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में एक तो कवानीन और रूल्स बहुत तखीर से बने, और जो बने भी सही तो उनमें कुछ फ्लॉज थे और कुछ इम्प्लीमेंटेशन के भी बेपनाह मसाइल थे। अगरचे के 5th जनरेशन वॉर की माजी में बात भी होती रही, लेकिन उसको टैकल करने के लिए जो रेलिवेंट लॉज थे वो बनाने की कोशिश हुई 2016 में, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन टू स्पिरिट में नहीं हो सकी। उसके बाद हमने देखा कि दिसंबर 2023 में निगरान दौरे हुकूमत में वफाकी काबीना एक फैसला किया था, जिसके मुताबिक ये फैसला हुआ कि पीका एक्ट, जिसके अंदर तमाम चीजों की वजाहत तो मौजूद है, एक्शन का तरीक़ेकार भी मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, और साइबर क्राइम्स जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। सिर्फ साइबर क्राइम ही नहीं, डिजिटल राइट्स को भी थ्रेट था, उसके साथ साथ रियासती इदारों के सरबराहान, जजेस, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, इवन कोई भी इससे महफूज नहीं था, और जिसके जी में जो आता था वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों की जिंदगियों को भी खराब कर रहा था, और इसके साथ साथ प्रोपेगेंडा और अफवाहों के जरिए से निज़ामे अमूर मुमलिकत को भी बुरी तरह से मुतासिर किया जा रहा था। अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन हुई कि अब इसका कहीं ना कहीं जाके सिलसिले को कंट्रोल तो होना चाहिए, तो फिर ये NCCIA की क़याम की फैसला हुआ, मामला आगे बढ़े, लेकिन इसकी फालियत के अंदर बहुत से रुकावटें थी। वजह उसकी ये थी कि कभी फंड्स का किल्लत की बात की गई, कभी टेक्निकल जो कैपेबिलिटी थी उसके लैक होने की बात की गई, और फिर ये तय हुआ कि चलें 1 साल के लिए FIA के अफसरान पर मुश्तमिल जो साइबर क्राइम था वही इस एजेंसी के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दें, लेकिन फिर भी कुछ ड्यू रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, और अल्टीमेटली दरमियान में हुकूमत ने अपनी राइट साइजिंग का काम शुरू किया, और फिर ये तय हुआ कि फिल वक्त जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका क्याम IMF के प्रोग्राम और फंड की किल्लत और कुछ और मसाइल भी थे, इसलिए इसको बाद में देखा जाएगा। अब वो जो सारे इख्तियारात जो डिजिटल राइट्स के प्रोटेक्शन से मुतल्लिक थे, रियासती इदारों के खिलाफ अफवाहें और प्रोपेगेंडा करने से मुतल्लिक थे, उसके साथ साथ एक आम आदमी की जो जिंदगी उससे मुतासिर होती थी, इन सारे मामला से निपटने के लिए जो सजाएं तजवीज़ की जा चुकी थी ऑलरेडी ही, मुख्तलिफ सेक्शंस की खिलाफ वर्जी के ऊपर 3 साल, 6 माह, 3 साल, 5 साल और 15 साल तक सजाएं मौजूद है, भारी जुर्माने भी हैं। तो चलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन वक्ती तौर पर FIA से ही शुरू करवाते हैं। तो अल्टीमेटली ये मामला कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव के पास पहुंचा, उसने रूल्स के जो इसके फंक्शन थे, जो इसकी पावर थी, जो इसके एस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक थे,
उसके अंदर तरमीम की इजाजत दी, उसकी प्रॉपर अब अप्रूवल हुई है फेडरल कैबिनेट की तरफ से भी। और अब वक्ती तौर के ऊपर ये तमाम तर जो एजेंसी के जो इख्तियारात थे वो फिल वक्त FIA को तफवीज कर दी गई और FIA को अब ये फुली एम्पावर किया गया है लॉ की रोशनी में कि वो आगे बढ़कर ऐसे अनासिर के खिलाफ काम करे जो रियासत और रियासत पाकिस्तान की मफाद के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो पावर्स हैं दोबारा जो कैबिनेट ने नए रूल्स को अलाउ किया है, ये सारी पावर दोबारा ये DG FIA के पास चली गई हैं, ये पहले भी थी, वही डील कर रहे थे, दरमियान में अथॉरिटी वगैरह की चीज़ें आ गई थी। सो ये सारी रिवर्स हो के पावर्स जो है ये DG FIA जो हैं उनके पास ये वापस चली गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगरचे पहले भी पावर्स थी लेकिन उन पावर्स को उस लेवल पे एक्सरसाइज नहीं किया जाता था, रूल्स की भी रूल्स में भी कुछ मसाइल का सामना था। तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के जो रूल्स बने वो उसमें बहुत क्लैरिटी थी, थोड़ी उसके अंदर अग्रेसिवनेस थी। अब वो सब कुछ चूंकि अथॉरिटी को फिल वक्त उसको एस्टेब्लिश नहीं करना, तो दोबारा वो सारे इख्तियारात ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो DG FIA को तफवीज़ कर दिए गए हैं कि वही इनको एक्सरसाइज करके ऐसे अनासिर के खिलाफ काम करें जो डिजिटल फ्रॉड भी करते हैं, डिजिटल राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के खिलाफ काम करते हैं। आपने जो बात की है, जो मेन चीज़ आ रही थी कि शायद इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, सोशल ये साइबर क्राइम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग तो अब डरते किसी से नहीं है कि वो कहते हैं ना वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद अ स्माइल। तो FIA से जब बात होती थी वो कहते थे हमारे पास एक तो मैन पावर के मसाइल हैं, फंड्स का चलो आप बता रहे हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के प्रॉब्लम होते हैं, इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं कि वो समटाइम वो डील नहीं कर सकते। तो उसके लिए कोई वो है, सज़ाएँ तो आ गई, SOPs भी हो गए, रूल्स भी बन गए, तो व्हाट अबाउट द स्टाफ सर, एक्सपर्टीज़, फिर आगे इस प्रोसेस करना, चलान करना, अदालतों तक लेकर जाना, प्रोसिक्यूटर, ये तो अच्छा खासा मतलब प्रोसेस है सर। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनको शायद अगर सजाएं भी नहीं होती, दरमियान में चीज़ें रह जाती हैं। जी बिल्कुल कासब, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। इन्हीं मसाइल की वजह से ही ये एक एडवांस स्टेप लिया गया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ अब मामला दोबारा FIA के पास तो पहुंचे हैं, उसकी ज्यूरिडिक्शन को भी एक्सपेंड किया गया है, उसको एक्टिवेट भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अभी भी प्रॉब्लम है, वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का अभी भी प्रॉब्लम है, टेक्निकल कैपेबिलिटी का अभी भी प्रॉब्लम है। नहीं, अगर ये चीज़ एड्रेस नहीं कर सकती हुकूमत के वो ये FIA को या DG FIA साहब को या दीगर को ये वसाइल उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इतने बड़े फिर कहानी की मेला रचाने की क्या ज़रूरत है। चल रहा था, एक साइबर विंग है उनके पास, एक छोटा मोटा जैसे तैसे भी था, काम चला रहे थे। अगर आपने पैसे नहीं देने, अगर आपने वहाँ बंदे नहीं देने, एक्सपर्टीज़ नहीं देनी, आपने उनको रिसोर्सेज नहीं देने, तो फिर इतना बड़ा ये मेला रचाने की शहबाज शरीफ साहब को, उनकी हुकूमत को, कैबिनेट की फिर क्या ज़रूरत है सर। तो ठीक है, फिर जैसे चल रहा है चलने नहीं देते वो। बस आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अब ये कोशिशों में है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है जो खुद उन्होंने टारगेट हासिल करना हो उसको तो वो हासिल कर लेते हैं। अच्छा। आपको याद होगा एक साउथ पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एक हकीम साहब थे, कुछ अर्सा कबल उन्होंने कुछ ऐसी नामुनासिब सी पोस्ट की और एक हुकूमती शख्सियत से मुतल्लिक की, और एक जगह आपने जिक्र भी किया था कि कुछ दिन गुजरेंगे FIA हरकत में आ जाएगा, वही हुआ। उसके लिए FIA की टीम पहुंची है, उसको अरेस्ट भी कर लिया, FIR भी हो गई है, कार्रवाई आगे बढ़ गई है। तो हुकूमत ये समझती है जो उसके अपने सिलेक्टेड ऑपरेशन है उसको करने में तो उन्हें कोई कबाहत या मुश्किल नहीं आती, लेकिन साइबर क्राइम की वजह से क्लास साहब पूरा पाकिस्तान आम शहरी बुरी तरह से बदतरीन तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। हम देख रहे हैं वीडियोस, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारी नज़ेबा वीडियोस जो हैं वो हमने देखी हैं पिछले दिनों, कोई आई हैं, मेरा ख्याल साहब जरा फैमिलीज हैं, लोग हैं, उस पर भी हम देखते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे किसी न किसी की उसमें चीज़ें आई होती हैं। एक चीज़, दूसरा ये बताएं, आपकी खबर में ये था कि मेन जो यहाँ पे बिग गन्स हैं, जो सरकारी मतलब ओहदेदारान हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल हैं, अदरवाइज हैं, उन पे ये सिर्फ अगर ये सोशल लॉज जो हैं, ये सोशल मीडिया लॉज, उनकी सज़ाएं 5 से 15 साल हैं या आम लोगों के लिए भी हैं ये? कसब ये वो आम लोग हों उनके लिए डिफरेंट क्राइम्स, जो बेसिकली ये सजाओं की जो मुद्दत है उसकी जो जुर्माने का जो शरह है ये पीका एक्ट से ड्राइव किया गया है, और उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन की खिलाफ वर्जी के ऊपर मजमूई तौर पर 6 माह से लेके मजमूई तौर पर 15 साल तक कैद है। और उसके अंदर जो इस तरह की हमारी शख्सियात हैं, वो रियासती इदारे हों, रियासती इदारे की सरबराहान हों, हुकूमती शख्सियात हों, सरकारी अफसरान हों,
उनसे मुतल्लिक भी बहुत वजाहत के साथ मामला मौजूद है और उनके मुतल्लिक भी बड़ी सख्त सजाएं इसके अंदर तजवीज़ की गई हैं और इसी के तहत उसके ऊपर एक्शन होने। बहुत शुक्रिया सोहेल, थैंक यू वेरी मच। जी भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग का यूके चैप्टर जो है वो तश्कील दिया गया है, उसमें कौन लोग शामिल हैं, किनको साइडलाइन कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुर्तज़ा अली शाह साहब, लंदन से सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम जियो टीवी, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या चल रहा है यूके में। नून लीग का यूके चैप्टर जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा। वालेकुम सलाम। जी मुर्तज़ा, आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, तो मुर्तज़ा बताइएगा कि क्या चल रहा है लंदन में। नून लीग का नया ये यूके चैप्टर जो है वो अनाउंस किया गया है। कुछ खबरें जो हैं वो आपकी हमने देखी कि कुछ लॉयलिस्ट और पुराने जो उनके साथी थे उनको साइडलाइन कर दिया है और कुछ नए लोग जो हैं उनको ओहदे दे दिए गए हैं। थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है अब से सिर्फ तकरीबन 2 दिन के बाद इस वीकेंड पे सैटरडे को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पूरे एग्जैक्टली एक साल के बाद वो लंदन आ रहे हैं और उससे तकरीबन 10 दिन के बाद मरियम नवाज भी लंदन आ रही हैं। और उससे पहले यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको कम्प्लीटली रीस्ट्रक्चर किया है और उस रीस्ट्रक्चरिंग में उन्होंने नए लोग सामने लाए हैं और जो पुराने लोग हैं उनको बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनको साइडलाइन किया गया। लेकिन इस स्टोरी के 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 साल तक यहाँ जो की लॉयलिस्ट होते थे नवाज शरीफ, ज़ुबैर गुल, जिन्होंने यहाँ पर अपने जो 2 घर उन्होंने बेच दिए पार्टी की खातिर, और उनको क्लासर साहब भी जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने खिदमत की, जो PMLN की नवाज शरीफ की, वो जो नया स्ट्रक्चर है वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन वहां पर जो नए लोग आए हैं उसमें जो एहसन डार है उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। यहाँ पर जो नई मुस्लिम लीग है उसके प्रेसिडेंट है। अच्छा, इस स्टोरी की अब 2 एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने की है जियो के लिए कि ज़ुबैर गुल को साइडलाइन किया गया। जो एहसन डार है जिनको पार्टी स्ट्रक्चर में लाया गया है वो बड़े अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और उनको ये क्रेडिट है कि जब नवाज शरीफ यहाँ पर पिछले तकरीबन 2.5-3 साल जहाँ उन्होंने गुजारे तो वो पूरा फुल 24 आवर्स एहसन डार ने उनको सिक्योरिटी फ्राहम की, प्रोफेशनल उनकी अपनी बड़ी यहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी है। वो जो स्ट्रक्चर बना है उसमें इस चीज को सामने रखा गया है कि उनके पास रिसोर्सेज है, वो पार्टी चला सकते हैं। आपको पता है आज के जमाने में मीडिया, जो सोशल मीडिया हो, पार्टीज हो, वो स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए पैसा चाहिए। वो नजरियाती काम तो रहा नहीं, पैसा होगा तो सारे मामला चलेंगे। लिहाजा एहसन डार के बारे में ख्याल ये है कि उन्होंने पहले भी साबित किया है कि वो स्पेंड कर सकते हैं, वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे और चलाएंगे। दूसरी तरफ जो ज़ुबैर गुल का जो ड्रॉबैक है वो ये था कि वो मीडियोकर मीन्स के हैं और वो पार्टी को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फंडिंग है वो उनके पास है नहीं। ये एक मसला बना। लेकिन जो ज़ुबैर गुल के इर्द लोगों की कंप्लेंट ये है कि पाकिस्तान में जो PDM की हुकूमत बनी, फिर अभी जो कंटिन्यूएशन ही है कि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तकरीबन 2 से 2.5 साल से ज्यादा का अर्सा होना है कि मुस्लिम लीग प्रैक्टिकली पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स में इस पूरे अरसे में वो बंदा कि जिसने नवाज शरीफ के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, उनकी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे में यहाँ उनकी पार्टी चलाई। और क्लासर साहब आपको याद होगा जब नवाज शरीफ यहाँ लंदन आए थे 2006-7 में पहली जलावतनी खत्म करके, तो ज़ुबैर गुल ही यहाँ पर सारा लग वर्क करते थे और ही कंटिन्यू विद दैट। लेकिन ये बताइए पाकिस्तान में आपने बड़ा वो तफसील से, मैं तो सारे जितने भी किरदार हैं जिनकी बात कर रहे हैं, मैं साहब ज़रा 2006-7-8 ऑनवर्ड हम वहाँ पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। वो अरशद शरीफ थे, जियाउद्दीन साहब थे, आप थे, अजहर जवेद, और वो ये बहुत सारे हमारे लंदन के दोस्त थे। 2-2.5 साल हमने सारा ये काम किया। तो सो मैं इन तमाम को जो बता रहे मैं जानता हूँ अपनी जगह पे। एक चीज़ बताएं, सो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है इट्स ऑल अबाउट मनी, ये पैसे का खेल है। जिसके पास पैसा है तो वो फिर वो सियासतदान करीब भी आने देते हैं, जब पैसे ख़त्म हो जाएं तो साइड पे हो जाए, नई पार्टी पकड़ लें। एक नंबर 1। दूसरा ये बताएं कि ज़ुबैर गुल साहब सिर्फ पैसे की वजह से वो पीछे हुए हैं या कोई और फैक्टर थे। नंबर 3, नासिर भट्ट साहब जो थे वो भी वहीं पे थे, हम वहीं उनको देखते थे, वो मियाँ साहब करीब थे, उनको तो अकोमोडेट किया गया, सेनेटर बनाया गया। ज़ुबैर गुल साहब को भी हम समझते थे कि सेनेटर बनाया जाएगा, उनकी खबरें भी आ रही थी। अब अचानक पता चला, आप बता रहे हैं आपकी स्टोरी से लगा है कि उनको डंप कर दिया गया। सर तो ये क्या वजह हुई है कि मतलब वो पैसे का मसला तो नहीं हो सकता?
अभी तक क्लासरा साहब उनको न सिर्फ डंप किया गया बल्कि बुरी तरह से डंप किया गया। वो पाकिस्तान जाते रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों में और वहां पर वो अपनी लीडरशिप से कई महीने इंतजार के बाद उनसे मिलने का टाइम उनको नहीं दिया गया। जो वहां पर हमें एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 2007 में 10 सितंबर को मियां साहब लंदन से आए थे, मैं अरशद शरीफ उस जहाज में थे। जुबैर गुल वाज एक्टिंग एज अ बॉडीगार्ड ऑफ ये नवाज शरीफ साहब, और बड़ा उन्होंने एयरपोर्ट पे हमारे सामने बहुत सारी उनसे भी उन्होंने भी धक्के खाए थे, मारपीट उनके साथ भी हुई थी, बेचारों ने बड़ा मियां साहब को बचाने के लिए। आज मियां साहब के पास उनके लिए मिलने का टाइम ही नहीं है। अब उनके पास बिल्कुल, उनको पिछले अरसे में जब कितने बरहम लोग हैं सियासतदान यार। देखें जी, ऐसे ये सब सियासतदान ऐसे करते हैं, उनको टाइम नहीं मिला। और अब की बार क्लासरा साहब जब नवाज शरीफ वापस गए हैं पिछले साल, उस वक्त भी जुबैर गुल उसी ड्यूटी पे थे जिस ड्यूटी पे आपने उनको तकरीबन 20 साल पहले देखा था। 2007 में देखा था सर, 10 सितंबर। जी। तो इस पूरे अरसे में देखें, उनको जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ पोजीशंस पे एडजस्ट किया गया, उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें जो पंजाब ओवरसीज कमीशन है वहां पर कुछ मिले या फेडरल में उनको कुछ मिल जाए। वहां पे कितना मेरिट चलता है आपके सामने ही है। तो उनकी भी उम्मीद यही थी कि जिस तरह से बाकी एक वो मतलब सिस्टम चल रहा है उनको अकोमोडेट किया जाए। अफजाल भट्टी साहब को तो अकोमोडेट किया है, जो अकाउंटेंट थे इनके बाद लंदन में, मुझे याद है दफ्तर वो चलाते थे, तो उनको तो शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको एडजस्ट किया। और उसके बाद अभी भी वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई ना कोई होता है जी। वो अभी इस वक्त वो अफजाल भट्टी अब जा रहे हैं मोरक्को में, जा रहे हैं पाकिस्तान के एम्बेसडर। ये कौन जा रहे हैं? अफजाल भट्टी साहब जा रहे हैं। अफजाल भट्टी जा रहे हैं, उनके बारे में ये जो ह्यूज जंप सर, खबर चली, ह्यूज जंप अगर वो एम्बेसडर जा रहे हैं पाकिस्तान के अफजाल भट्टी साहब है सर। जी। अच्छा, उनका भी अफजाल भट्टी के ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी अकाउंटिंग की फर्म भी है, फाइनेंशियली वो अच्छे स्टेबल है शुरू से। तो उसमें शहबाज शरीफ थे, इमरान साहब थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लंदन में मैं रहा हूँ, सारे हमारे जी। अच्छा ताल्लुक था। इमरान वाज अ वेरी नाइस मैन, वेरी मतलब गुड जेंटलमैन। वो क्या करते हैं आजकल इमरान साहब? वो भी तो इन्हीं का ऑफिस वो संभालते थे ड्यूक स्ट्रीट में, वो ड्यूक स्ट्रीट चलाते थे। अब वो इमरान और वो आपको पता है रिश्तेदार है, और उनकी अपनी जो जॉइंट यहाँ पर रियल स्टेट में उनकी वो बिजनेसेस है, दे आर क्वाइट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। और अफजाल भट्टी को खासतौर पे शहबाज शरीफ शायद जितना अफजाल भट्टी पे ट्रस्ट करते हैं, इतना वो मेरे ख्याल में शायद इस दुनिया पे किसी को ट्रस्ट करते हैं। और उसकी वजह यह है कि अफजाल भट्टी ने उनके मामलात बड़े अच्छे तरीके से चलाए। और बल्कि मैं बात कर रहा हूँ अफजाल भट्टी साहब को, जब 10 सितंबर को आए थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, हम भी उसमें जहाज में थे कवरेज के लिए, तो भट्टी साहब को बाद में यहाँ अफजाल भट्टी साहब को यहाँ पे एजेंसियों ने उठा लिया था। उन्होंने समझा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट इनके पास है, उन बेचारों तकलीफ भी देखे कुछ दिन, तो मुझे उसका पता है, उसका है कि नहीं अंडरवेंट अ बिट डिफिकल्ट टाइम्स। अच्छा, उनके साथ वहां भी हुआ था। और उसके बाद जब साकिब निसार थे, साकिब निसार ने उनके साथ मतलब बहुत ही उनको ECL पे डाल दिया, उनके साथ बड़ा उन्होंने भी एक पूरा फेज देखा है। लेकिन यहाँ पे जो अफजाल भट्टी और जुबैर गुल वरान की बिल्कुल डिफरेंट वो है, चूंकि अफजाल भट्टी PML उनकी पॉलिटिक्स में नहीं है, जुबैर गुल PML की पॉलिटिक्स में है। वैसे आपकी गुल साहब से बात हुई, आपकी जुबैर गुल साहब से बात हुई, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या फीलिंग थे? देखिए, मेरा उनसे जरूर रब्ता हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इंटरव्यू दें, कि आपको अभी तक आपकी एक होप थी, एक्सपेक्टेशंस थी। उन्होंने इंटरव्यू देने से तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं क़यादत मुझे इंशाल्लाह अकोमोडेट करेगी। वो फ्रैंकली उन्होंने तो डिस्करेज करने की कोशिश की, लेकिन हमें ये देखना होता है कि एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि देखिए, एक जो पॉलिटिकल वर्कर है जो सैक्रिफाइस करता है। अच्छा यार, मेरा कहा लास्टली हम आ रहे हैं, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स भी ये फील करते हैं कि जो लोग हमारे करीब आते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और बाद में हमारा नाम, हमारा क्लाउड को भी मिस यूज करते हैं। इस तरह की चीजें भी वहां पे